आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज, डिटेक्टिव क्राइम प्रेस। नमस्कार, डीसीपी न्यूज में आप सभी का एक बार स्वागत। मैं आपके साथ दीवार नौटियाल और ख़ास चर्चा में आज मेरे साथ खास मेहमान मौजूद है। मैं जिक्र करूं तो जनजातीय कल्याण समिति दिल्ली के जो वर्तमान अध्यक्ष है विजय दत्त जोशी जी और समिति के जो सचिव है सुल्तान सिंह चौहान जी मेरे साथ मौजूद है। कुछ 1-1.5 साल से मैं समिति के बारे में जानकारी मिली और समिति के जो एक बहुत ही ऊर्जावान और समाज सेवी सदस्य थे स्वर्गीय डॉक्टर बिजलवान जी, उनसे मैं सबसे पहले परिचित हुआ और उनका आकस्मिक निधन जिस तरीके से पीछे हुआ है ब्रेन हेमरेज के कारण सभी जो है दुखी थे, पूरा पछवादून दुखी था। लेकिन ये समिति कोई 1-1.5 साल से काम नहीं कर रही सामाजिक क्षेत्र में। इनका एक लगभग अगर मैं बात करूं तो आज खत फरटाड़ जो कि कालसी तहसील के अंतर्गत आता है, खत फरटाड़ के लक्ष्यार गांव में ये 17वां निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया जा रहा है। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि लगभग उत्तराखंड बने भी 21-22 साल हुए हैं और तब से ये लोग जो है दुर्गम क्षेत्र की स्थिति को देखते हुए, स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति को देखते हुए एक सामाजिक तौर पर सहयोग कर रहे हैं। तो आइए मैं जानता हूं कि इस समिति को बनाने का जो विचार है, जो कार्यशैली है, किस तरीके से क्यों उन्होंने महसूस किया कि जो ये अपने आप में सब सक्षम है, बावजूद उसके भी दुर्गम क्षेत्र में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं। सर, सबसे पहले तो आप दोनों ही सदस्यों का मैं स्वागत करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आपने इस बिजी शेड्यूल्स में भी अपना कीमती समय निकालकर हमें चर्चा के लिए समय दिया। मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा सर, आप वर्तमान अध्यक्ष भी हैं। जानना चाहूँगा कि जनजातीय कल्याण समिति की जो नींव थी वो क्यों रखनी पड़ी, क्या ऐसी वजह रही, क्या आपने महसूस किया कि नहीं एक होनी चाहिए उस जनजातीय क्षेत्र के जो प्रबुद्ध जन है, शिक्षित वर्ग है, उनका एक संगठन होना चाहिए ताकि क्षेत्र में कुछ अच्छा हो। धन्यवाद नौटियाल जी। सर्वप्रथम तो हम आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहेंगे कि जो कि हमारी समिति की जो भी कार्यशैली है, जो भी हम कार्य करना चाहते हैं, उसको आप अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक हमारी बात को पहुंचाते हैं। हाँ, जहाँ तक आपने बात कही है कि हमें क्यों महसूस हुआ, इसका कारण ये था कि हम लोग अपने क्षेत्र से दूर देश की राजधानी दिल्ली में रहते थे और राजधानी क्योंकि बहुत बड़ा शहर है, वहाँ ये संभव नहीं हो पाता कि हम एक दूसरे से लगातार मिल पाते हैं। इसलिए हम लोगों ने वहाँ ये महसूस किया कि अगर हम इस तरह की एक समिति बनाएं जिससे पहले तो हम आपस में मिलन हो जाए हमारा, उसके लिए हमने तय किया कि हम एक वार्षिक महोत्सव जिसको कि हमने नाम दिया पुष्त्यार, उसको आयोजित किया। अब जब हम लोग पहले वहाँ एकत्रित हुए तो हम लोगों ने ये महसूस किया कि आप यहाँ आ गए, जिन लोगों ने हमें पढ़ाया, हमारे माता पिता, हमारे गांव वाले, हमारे क्षेत्र के लोगों ने हमें शिक्षित करके यहाँ तक भेजा, तो हमारा भी उनके प्रति कुछ कार्य है, हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि हम अगर इस मुकाम पे पहुँचे हैं तो हम भी अपने समाज के लिए कुछ कर सकें। इसको महसूस करते हुए हमने ये निर्णय लिया कि हम इस समिति को 1996 में हमने इस समिति को जौनसार बावर जनजातीय कल्याण समिति को रजिस्टर्ड किया है। हमारी एक रजिस्टर्ड संस्था है और हमारी संस्था रजिस्टर्ड होने के साथ साथ इनकम टैक्स एक्ट 80G में भी रजिस्टर्ड है। इसका महसूस करते हुए हम लोगों ने फिर ये निर्णय लिया कि अगर हम अपने क्षेत्र को हम क्या सेवा दे सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता ही है कि इस वर्ष हम हेल्थ कैंप जो लगा रहे हैं, इसका जो पीछे से हमें जो मोटिवेशन मिला है और जो हमें इसके लिए मोटिवेट किया है वो थे स्वर्गीय डॉक्टर बिजलवान जी। उनका कहना था कि हम तो राजधानी क्षेत्र में रहते हैं परंतु दूर दराज के गांव में वहाँ ये भी संभव नहीं हो पाता कि उनका बीपी कहीं बढ़ा हुआ तो नहीं, उनका शुगर लेवल क्या है, कि अगर हम ये सुविधा दूर दराज के क्षेत्रों में करें तो उससे लोगों को अपनी बीमारी का पता लगेगा, स्वास्थ्य के प्रति वो सतर्क रह पाएंगे और इससे उनको उसके बारे में भी शिक्षा प्राप्त होगी कि हमें अपने स्वास्थ्य के लिए किस तरह ध्यान देना है। इसको महसूस करते हुए हमने ये अपनी सोसाइटी को गठित किया है।
सोसाइटी को गठित किया है विभिन्न समस्याओं को मद्देनज़र रखते हुए महसूस किया, क्योंकि इसी क्षेत्र से निकल कर गए हैं। बेशक आज अपने कठिन परिश्रम की बदौलत एक अच्छे पद पर विराजमान है, विभिन्न पद पर विराजमान है। मेरे साथ सचिव साहब मौजूद है। सचिव साहब, क्योंकि एक बड़ा फंड चाहिए होगा सर आपके लिए जब आप इस तरह के कैंप करते हैं, तमाम सारी मशीनरी है, तमाम सारे डॉक्टर है, उन डॉक्टर का क्योंकि विदाउट चार्ज कोई आता है, वो भी कहीं ना कहीं आपका एक संपर्क है, या चार्जेबल जो चीज़ें होती है, बड़े स्तर पर आप दवाइयाँ देते हैं, किसी भी तरह की जो दवाइयाँ यहाँ पर दी जाती है, विभिन्न तरह की दवाइयाँ हैं, तो उसको लेकर भी एक बड़ा फंड एकत्र करना पड़ता है। उसके लिए क्या माध्यम है आप लोगों के पास? पहले तो नोटियाल जी मैं आपका धन्यवाद देता हूं, और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम जो भी फंड एकत्रित करते हैं, जितने भी लोग हैं, हमारी ये जो संस्था है सब नौकरी पेशा कर्मचारियों की संस्था है, और हम सब अपनी नौकरी के तनख्वाह से कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करके, अंशदान एकत्रित करके, बाहर के लोगों से भी हम पैसा लेते हैं और उनको एटीजी में इसका फ़ायदा मिलता है। और हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा एकत्रित करके एक अच्छा मेडिकल कैंप लगाया जाए। मेडिकल कैंप लगाने का भी तात्पर्य ये है कि यहाँ पर स्वास्थ्य की और शिक्षा की बहुत कमी है, जिसकी वजह से हमने ये कैंप लगाने का सोचा है। कैंप में ये है कि जो भी पेशेंट आते हैं जिनके पास पैसा नहीं है, वो टेस्ट करवाते हैं। एक टेस्ट को आप ले लीजिए, आज 1000 रुपये से कम का कोई टेस्ट नहीं होता है, तो यहाँ पर वो सुविधा मिलती है। और एक यदि किसी को लंबी बीमारी है तो वो डायग्नोज हो जाती है, तो आगे जाकर फिर बीमारी को डॉक्टर से दिखा सकते हैं या शहरों में जाकर उसका इलाज करवा सकते हैं। तो फंड से मेरा कहने का मतलब ये था कि हम जितने भी कर्मचारी गण हैं सब अपनी तनख्वाह से पैसा इकट्ठा करते हैं, अंशदान इकट्ठा करते हैं, और फिर मेडिकल को दवाइयों को परचेज करके कैंप तक पहुंचाते हैं। कैंप हमारा 17वां मेडिकल कैंप है और आगे भी आगे विशाल होता जा रहा है, और हमें गर्व फख्र होता है कि हम अपने क्षेत्र की, जिन्होंने हमारे को पढ़ा लिखा कर आगे भेजा है, हम उनकी सेवाएं कर रहे हैं। हम उनकी सेवाएं कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात इसमें जो मैं जिक्र करूं कि इनकम टैक्स पे है, रजिस्टर्ड है। आजकल कई सारी ऐसी संस्थाएं हैं, सामाजिक संगठन है, जो सिर्फ और सिर्फ पैसे की लिपापोती के लिए गवर्नमेंट से किसी न किसी माध्यम से स्वीकृत करके अपने निजी हित के लिए लगा देते हैं। लेकिन इन्होंने जिक्र किया है कि हर तरीके से सुरक्षित है। और अभी तक हमने पिछले महादौर कोविड काल में भी देखा, तमाम सारे लोगों पर जो है प्रतिबंध किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन इनके द्वारा जो दवाइयाँ भेजी गई थी वो किसी भी तरह की उस पर बैन नहीं लगाया गया था। तो कहीं ना कहीं प्रमाणित करके वो ला रहे हैं, कहीं ना कहीं हर एक संस्था या गवर्नमेंट से भी वो प्रमाणित है। इसके अलावा आप एक भवन निर्माण कर रहे हैं सर। मैं जिक्र करूं तो विकास नगर में भी कई भवन है, जौनसारी भवन है, हरिद्वार में भी बनाए जा रहे हैं, शायद देहरादून का मुझे पता नहीं है। तो इस तरह विभिन्न भवन बन रहे हैं, लेकिन दिल्ली में भवन बनाना और उसके लिए फंडिंग एकत्र करना शायद बहुत ही मुश्किल काम में है। ये कैसे इसको धरातल पर उतार पाएंगे? नोटियाल जी, आपने उचित कहा है कि हम दिल्ली में एक भवन बना रहे हैं। उसकी आवश्यकता तो हमें इसलिए पड़ रही है कि हमारे दूर दराज क्षेत्र से जो बच्चे वहाँ अपनी शिक्षा के लिए आते हैं या जो कोई अपनी बीमारी को दिखाने के लिए आता है, उनको अगर वहाँ रुकना है तो वो बहुत बड़ी समस्या होती है उनको वहाँ रुकने के लिए। और इसको दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे जो और क्षेत्र है, गढ़वाल क्षेत्र है, कुमाऊं क्षेत्र है, और भी देश प्रदेश के कई और क्षेत्र भी है, उनके वहाँ एक भवन है। उसमें सुविधा ये हो पाती है कि अगर क्षेत्र से कोई लोग, इस तरह के लोग वहाँ आते हैं, तो उनको ये चिंता नहीं रहेगी कि अगर हम वहाँ जा रहे हैं, हमें रहने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, हम रहेंगे कहाँ और हम किस तरह से मदद ले पाएंगे। तो अगर हमारा एक जौनसार और भवन वहाँ होगा तो वो इन सब परेशानियों से उन्हें जूझना नहीं पड़ेगा। जहाँ तक रहा हमारा फंड एकत्रित करने का, वास्तव में ये एक विशाल फंड इसके लिए चाहिए होगा। उसके लिए हम लोग अपनी कार्य योजना बना रहे हैं, और जैसा कि पिछले माह ही हमने एक इसके लिए अलग से कमेटी भी गठित की है, और उसके चेयरमैन हैं राजेंद्र तोमर जी, ग्राम बिरमो, और ये पूर्व महानिदेशक तट रक्षक कोस्ट गार्ड के रह चुके हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे क्षेत्र के इतने ऊंचे पद पर पहले महानिदेशक बने हैं। तो हमने उनके नेतृत्व में ये तय किया है कि हम अपने फंड को किस तरह एकत्रित करें। हाँ, उसके लिए अभी तक की जो हमारी क्रियाएं चली है, हमारे कार्य चले, वो हमारे सेल्फ फंडेड थे, लेकिन शायद इसके लिए हमें थोड़ा अपने को एक्सटेंड करेंगे। और इसके लिए हमने एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की है कि हम अपने क्षेत्र से
प्रबुद्ध लोगों को और जनमानस से हम सभी का सहयोग लेंगे, चाहे वो किसी पार्टी से हो, चाहे वो ग्राम प्रधान हो, और चाहे वो पंचायत सदस्य हो, चाहे हमारे एमएलए हो, एमपी हो, तो हम सभी, और या हमारे प्रभुत्व ठेकेदार श्रेणी में आते हो, हम सभी का सहयोग लेके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये भवन पूरे जौनसार बावर का है, तो हम इससे अछूते नहीं रहेंगे और हम सबकी सहायता लेके आगे बढ़ेंगे। तो ये भवन जो है सबके हित के लिए बन रहा है और कहीं ना कहीं समस्त लोगों से ये अपील भी है कि अगर कोई सामाजिक दृष्टि से सहयोग राशि देना चाहता है तो ये एक सामूहिक भवन है जो जिसमें किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए ये इसका लाभ नहीं मिलेगा। जो भी क्षेत्र का पीड़ित, जो भी क्षेत्र का व्यक्ति वहाँ जाएगा, जिसको वहाँ आवश्यकता पड़ेगी, वो वहाँ रह सकता है। सचिव साहब, क्योंकि इस स्वास्थ्य कैंप के साथ साथ मैंने देखा कि इस बार डॉक्टर बिजलवान के सपने को साकार करते हुए आप लोगों ने शिक्षा जागरूकता का भी एक मुहिम छेड़ी है, क्योंकि सर दोनों ही चीज़ें क्षेत्र में बहुत ही आवश्यकता इन चीज़ों की है और दुर्गम क्षेत्र है, इसलिए भी अभाव है। तो ये जो एजुकेशन जागरूकता अभियान आप शुरू कर रहे हैं, कैसे इसको आप धरातल पर उतारना चाह रहे हैं और किस दिशा में आपका जो है सहयोग रहेगा स्कूलों के लिए? ये हमारी सोसाइटी ने इस बार निर्णय लिया है कि हम जो मेडिकल कैंप लगा रहे हैं उस क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय यदि कहीं जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है या वहाँ पे फर्नीचर की कमी है या कुछ और कमी है, तो उसको ऊपर एक डिसीजन लिया है कि जहाँ पर हम मेडिकल कैंप लगाएंगे उस क्षेत्र में एक प्राथमिक विद्यालय को हम चुनेंगे, और यदि प्राथमिक विद्यालय की जो स्थिति ठीक नहीं होगी तो हम उसमें कुछ फर्नीचर, कुछ किताबें वगैरह देकर हम एक समाज को मैसेज देना चाहते हैं। ये सब हम मैसेज दे रहे हैं। आगे यहाँ पर जो जनता है, यहाँ के क्षेत्र प्रतिनिधि है, उनको ये संज्ञान लेना है कि आगे शिक्षा के क्षेत्र में हम किस तरह से बेहतरी कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह बेहतरीन कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने जिक्र किया है कि अगर डेंटिंग पेंटिंग किसी प्राथमिक विद्यालय में है, कोई मूलभूत सुविधाओं का अभाव है तो सहयोग कर सकते हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों का उपस्थित होना, ये कहीं ना कहीं गांव वालों को भी व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए उनको भी इसके प्रति जागरूक होना पड़ेगा, तभी शायद का समाधान निकल पाएगा। सर, क्योंकि अभी तक आपने 17 कैंप किए हैं अध्यक्ष महोदय जी, और 17 कैंप में किस तरीके का रिजल्ट आपने पाया है, किस तरीके की लोगों की प्रतिक्रियाएं आपको देखने को मिली है? और शायद जहां तक मैं समझ पा रहा हूं इस तरीके के बड़े आयोजन जगह जगह आप करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू आपने नोट किया है इस कैंप को लेकर? नौटियाल जी, हमने ये महसूस किया है और हमने ये देखा है कि अब लोगों को इस चीज़ का इंतज़ार रहता है कि इस वर्ष कहाँ दिल्ली समिति का कैंप लगने वाला है, क्योंकि इसकी महत्वता बहुत ज़्यादा है। हम हर एक सुविधा, हर एक टेस्ट यहीं आके उपलब्ध कराते हैं, सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को लाते हैं और लोगों की हम फीडबैक भी लेते हैं कि अगले वर्ष हम जो कैंप लगाएंगे उसमें हम क्या चीज़ें हैं जो इस बार रह गई है कमी, अगली बार हम उसको किस तरह से हम उस सुविधा को उपलब्ध करा पाएंगे। उनकी इस फीडबैक को रखते हुए हम अगले कैंप में और अच्छी तैयारियों के साथ आते हैं, और शायद हर एक लोगों की ये लोकप्रियता है कि और उनकी इस लोकप्रियता और उनके इस सहयोग से ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इसको आगे बढ़ाते आ रहे हैं। इसमें हमारे क्षेत्र के जो डॉक्टर है, विशेष करके विकास नगर, जिला देहरादून और बाहर से भी लोग आते हैं, परंतु उनका ज़्यादा सहयोग रहता है। जिला देहरादून के विकास नगर, कालसी, चक्राता, देहरादून, इनका बहुत ज़्यादा सहयोग हमें मिलता है। उनके सहयोग से ही हम ये कैंप सफल कर पाते हैं। इस तरीके के कैंप मैंने देखे यहाँ पर। और लक्ष्यार की अगर बात करूँ तो सर कहीं ना कहीं ग्राम समिति लक्ष्यार के जो वॉलंटियर है उनका भी मुझे लगता है इसमें एक विशेष सहयोग है कि आप लोगों को, मरीजों को, उनको उचित काउंटर तक पहुँचाना हो, दवाई दिलाना हो किस काउंटर पर, क्योंकि लोगों में अशिक्षित है, बुजुर्ग है, तो उनको पता नहीं रहता है। उन लक्ष्यार के जो समिति के जो सदस्य है, वॉलंटियर है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? नौटियाल जी, इस बार हमने ये महसूस किया है कि लक्ष्यार समिति बहुत संगठित है, बड़े डिसिप्लिन के साथ इस काम को आगे बढ़ा रही है, और ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है कि अगर गांव से और उनके ग्राम समिति से अगर हमें इस तरह का सहयोग मिल जाए तो हमें इसे आयोजित करने में और भी आसानी हो जाती है। तो मैं उनका तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और उनको हमारा नमन है हमारी समिति की तरफ से कि उन्होंने इतना अहम योगदान दिया। हाँ, यहाँ एक बात मैं और जोड़ना चाहूँगा, इस वर्ष
हमारे समिति को वॉलंटरी सेवा के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में अपने क्षेत्र के जो छात्र छात्राएं थी, उन्होंने भी अपनी इच्छा जाहिर की है कि हम भी वॉलंटरी सेवा करना चाहेंगे, और उनके प्रतिनिधित्व के रूप में 10 छात्र आए हैं और वो भी ग्राम समिति लक्ष्यार के साथ साथ अपनी सेवाएं हमें हमारे कैंप के लिए उपलब्ध करा रही है। इस तरीके के कैंप आप लगा रहे हैं और तमाम सारा जिक्र इन्होंने किया है। दिल्ली के भी यूनिवर्सिटी के भी कुछ बच्चे यहाँ पर एकत्र हुए हैं और ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं समाज के प्रति, समाज सेवा के प्रति यदि आपके पास निस्वार्थ और स्पष्ट छवि खुद के अंदर है तो निश्चित तौर पर आपके साथ और भी जुड़ेंगे। दिल्ली जनजातीय समिति जैसा कि जिक्र किया है 1996 से कार्यरत है और 1996 से लेकर अभी तक जो है यहाँ पर मैं प्रतिवर्ष लगाती रही है कैंप। और उसके अलावा 2 साल की जो महामारी रही है, कोविड की महामारी, उसमें भी प्रता की बात करें, ट्यूनी की बात करें, हम दसों की बात करें और सैया की बात करें, विभिन्न जगह राजकीय हॉस्पिटलों में अपनी सेवाएं देने का इन्होंने काम किया है। अपनी सेवाओं के माध्यम से गांव-गांव तक दवा पहुंचाने का काम किया है, जागरूकता करने का काम किया है, और जिस कारण शायद भारत सरकार हो, उत्तराखंड सरकार हो या गांव के वो व्यक्ति हो जिनको कहीं ना कहीं सेवा से जो वंचित रह रहे थे, जिनको पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, उन तक भी उस महामारी में जो सुविधाएँ हैं मेडिकल के क्षेत्र में वो पहुँच पाई है। सर, मैं जिस तरीके से सुबह आपने यहाँ सफाई अभियान भी चलाया था और मैं देख रहा था कुछ आपने जो एक ड्रेस ली थी, टी शर्ट ली थी, स्वस्थ, स्वच्छ और शिक्षित, जौनसार बावर, इन 3 विजन के साथ आगे बढ़ना कहीं ना कहीं बहुत ही मुश्किल होगा। ये आपके लिए चैलेंज भी होगा, लेकिन एक बड़ी लॉबी है आपके साथ और एक विश्वास पात्र लोग हैं। तो क्या उम्मीद है इस स्लोगन के साथ क्या आप शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बेहतर करने की सोचते हैं? नौटियाल जी, इस बार हमने अपनी समिति में 2 चीज़ें और जोड़ी है। वह है, हमने इस बार जो स्लोगन दिया है स्वच्छ, स्वस्थ और शिक्षित जौनसार बावर। तो स्वस्थ के लिए तो हम हेल्थ कैंप आयोजित करते आए हैं, परंतु इस बार हमारी सोसाइटी समिति ने जो ये निर्णय लिया है कि हम बेसिक शिक्षा यानी जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको मजबूत करेंगे। और ये एक सिंबॉलिक है, क्योंकि सब चीज़ें सब जगह हम ही नहीं कर पाएंगे। ये हमारी सरकार के लिए भी आग्रह होगा और क्षेत्र के जो सक्षम व्यक्ति है उनके लिए भी एक संदेश है कि अगर हम करना चाहें तो हम अपनी प्राइमरी शिक्षा को मजबूत करें, जिससे बच्चे पलायन यहाँ से कम करें और अच्छी बेसिक शिक्षा अगर वो यहाँ से ले पाएंगे तभी जो उच्चतर विद्यालय यहाँ होंगे, जूनियर हाई स्कूल, सीनियर हाई स्कूल, अगर बच्चा नीचे से पढ़ के आएगा तभी वो आगे बढ़ेगा। तो हम इस बात के लिए बहुत महत्व देना चाहेंगे कि प्राइमरी एजुकेशन हमेशा अच्छी होनी चाहिए, लेकिन उसको अट्रैक्ट करने के लिए, उसको आकर्षित करने के लिए हमारे पास अच्छे क्लासरूम होने चाहिए, अच्छा वातावरण होना चाहिए, और अच्छा फर्नीचर होना चाहिए, उपलब्ध करा पाएँ तो जिससे बच्चों का भी उन पे बोझ ना लगे, छोटे बच्चों का, और वो आकर्षित हो स्कूल को आने के लिए। तीसरी बात जो हमने करा है वो हमने स्वच्छता पे दिया है। तो ये तो बहुत ही पुराना स्लोगन है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी, परंतु हमारे समिति ने भी ये निर्णय लिया कि गांव में अगर ये तीनों चीज़ें हम मजबूत कर सकें तभी हमारा जौनसार बावर सशक्त और मजबूत हो पाएगा। धन्यवाद सर, खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और कहीं ना कहीं स्वस्थ जौनसार, स्वच्छ जौनसार, शिक्षित जौनसार, यदि ये तीनों कार्य पूर्ण होते हैं तो मुझे लगता है कि समाज में जो भी बुराइयां हैं वो स्वतः ही हल हो जाएगी। और इस मिशन के साथ ये आगे काम कर रहे हैं। खास चर्चा में मेरे साथ जुड़े हुए थे अध्यक्ष महोदय थे, सचिव साहब थे, और उम्मीद करते हैं हम सब लोग भी इस मिशन में इन सब के साथ सहयोग करेंगे। और जब भी कहीं क्षेत्र में जिस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी तो अपने अपने स्तर से सब लोग इसमें विशेष सहयोग करेंगे। हमें समझना होगा कि दुर्गम क्षेत्र में कहीं भी यदि हमें मुख्य बाज़ार सैया चक्राता तक भी आना पड़े, जहाँ ये स्वास्थ्य सुविधा आपको मिल भी नहीं पाएगी जो आज आपके घर पर पहुंच रही है इन समिति के सदस्यों के द्वारा, फिर भी हमें कहीं बड़ा अमाउंट खर्च करना पड़ता है, कतार में लगना पड़ता है। यहाँ मैंने देखा वॉलंटियर्स किसी भी तरह की कोई परेशानी देखने को नहीं मिल रही है। डॉक्टर्स लोग सब आज प्लेन को छोड़कर आपके घर आए हैं सिर्फ इस उद्देश्य के साथ कि मिशन सफल हो, आप लोगों को सेवा घर में मिल सके। इस खास चर्चा में आप देख रहे थे मेरे साथ खास मेहमान जनजातीय कल्याण समिति दिल्ली के अध्यक्ष विजयदत्त जोशी जी और मेरे साथ सचिव सुल्तान सिंह चौहान जी।
उम्मीद करता हूं स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए स्टार्ट किया गया मिशन जनजातीय कल्याण दिल्ली का, इस मिशन में हम भी अपने स्तर से सहयोग करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति जनजातीय क्षेत्र का सहयोग करेगा और इस मिशन को जो इनका उद्देश्य है उस लक्ष्य तक पहुंचाने में हम सब सहयोग करेंगे। खास खबर के लिए देख रहे थे आप डीसीबी न्यूज़ के साथ खास चर्चा। मैं आपके साथ दीवान नौटियाल, देहरादून उत्तराखंड से। आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज़ डिटेक्टिव क्राइम प्रेस।